बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 2 भारत यात्रा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 2 भारत यात्रा। ये एक यात्रा का वर्णन है। आइए इसे पढ़ें। ईश्वर ने यानी भगवान ने मुझे कश्मीर को देख लेने का सहयोग दिया यानी मौका दिया और एक दिन कोचीन से मैं श्रीनगर के लिए रवाना भी हो गया। कश्मीर का नाम हर व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को लुभाता है, आकर्षित करता है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही हमारे कश्मीर में है। कहा जाता है कि आज जहाँ घाटी है वहां पहले सतेसर झील हुआ करती थी। कौन सी झील? सतेसर, जो पर्वतों की बर्फ पिघलने से बनी थी। महाभारत काल यानी महाभारत के समय से ही कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती है, यानी जो कश्मीर पर शासन करते थे उनकी कहानियां मिलती हैं। आगे प्रमाणित इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था। कैसा था? समृद्धशाली यानी खुशहाल था। वहां की जनता बड़ी खुश थी। वे स्वयं साहित्यकार और कला के प्रेमी थे। वो खुद कला को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले व्यक्ति थे। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल के द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरात गुजरता हुआ मैं जम्मू पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अब ये जम्मू पहुंच गए। जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन में जोश यानी उत्साह था। प्रतापी प्रभाती भवन प्रभात प्रभाती पवन यानी सुबह की हवा में चुभन भरी शीतलता थी, ठंडक थी। कैसी? चुभने वाली। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की बात सुनकर पहले ही मैं घबरा गया, डर गया। जब सुना कि एक ही चालक पूरे 12 घंटे चलाएगा तो और भी शक पकाया कि एक ही ड्राइवर लगातार 12 घंटे तक कैसे ड्राइव करेगा, तो और डरा। एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से भरे पथरीले पत्थरों से लुढ़क कर गिरने की संभावना, तो दूसरी तरफ जरा सा फिसलने पर पाताल यानी नीचे खाई में चिनाब की तीव्र धारा यानी चिनाब जो नदी है उसकी तीव्र धारा में बह जाने का डर, यानी रास्ता बहुत खराब था। वैसे पहाड़ी पथ यानी पहाड़ी रास्ते पर बस में चलने की आदत केरल वासियों के लिए कोई नई बात नहीं है। कालीकूट और कैशनूर से मैसूर का रास्ता इसी तरीके का है। कोट्याम से तकड्डी का रास्ता भी कम पहाड़ी वाला नहीं है। वहां कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर रहता है। तो कभी तो भी हिमालय की गोद में जितनी विकट दशा है उतनी अन्यत्र नहीं है। रास्ते ने देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग बड़े दुर्गम यानी बड़े कठिन ऊंचाई वाले पर्वतीय प्रदेशों में भी कृषि जीवन बिताते हैं। जंगल में मंगल करते हैं। क्या करते हैं? जंगल में मंगल, जंगल में भी खुश रहते हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे मोटे कस्बे यानी छोटे छोटे गांव आते हैं। दुकानों की कतारें, दुकानों की लाइनें, छोटी बड़ी पाठशालाएं, छोटे छोटे स्कूल, होटल, सिनेमा घर भी देहाती इन्हें शहर ही मानते हैं। क्या मानते हैं? गांव के लोग इन्हें शहर ही मानते हैं। चढ़ाई और उतराई और चढ़ाई का बारी बारी से अनुभव करते हैं और जहाँ
थोड़ा सा विश्राम यानी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। नाश्ता करते हुए हम शाम को 4:30 बजे बेनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुंचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में यानी जानकारी नहीं थी, तो कैसे पता लगता कि कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ जलपान, नाश्ता और आराम में पहले से अधिक समय लगा, तो कुछ देर चहलकदमी करता रहा। बगल की दुकान पर मंगलोर की बनी बीड़ियों बीड़ियों का बंडल देखकर कौतूहल हुआ यानी उत्साह जाग गया। छोटी छोटी जरूरी चीजें सारे देश में कैसे एकतामय कर देती है, सारे देश को एक साथ जोड़ देती हैं। जरा सोचिए, मंगलोर की बीड़ी यहाँ पर मौजूद है। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद यहाँ पर मिल जाता है। बस अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर चल पड़ी। इस रास्ते यानी इस पथ को पास करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते। इंजीनियर की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और कार्यशक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहती, सीटी बजाती बस सुरंग से आगे बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। विचारों में डुबकी लगाए रहने से पता ही नहीं चला कि जवाहर सुरंग आखिर हमने कब पार कर ली। जवाहर सुरंग खत्म भी हो गई। अब बस उतार पर चलने लगी। नए समतल स्थान काजीगुंड में पहुंची। कहाँ पहुंची? काजीगुंड में। काजीगुंड के काजीकुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल यानी प्लेन थी, इसीलिए बड़ी तेजी रही। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर में चक्कर लगाने का अनुभव हमें हो रहा था। 2 घंटों में ही हम आखिर में श्रीनगर पहुंच गए। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्गम्य नगर श्रीनगर के राजकण को प्रणाम कर मैंने अपने को धन्य मान लिया। वर्षों यानी सालों की इच्छा अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है, तब वह आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। जो इच्छा अपनी पूरी होती है वो सिर्फ आप अपने मन में ही जानते हैं कि हमें कितनी खुशी हो रही है। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देना था। यानी यहाँ पर बर्फ थी और केसर का वहां पे खजाना है। ऐसे सुंदर नगरी में जब इन्होंने प्रवेश किया, अपना कदम रखा, तो इन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। साफ सुंदर पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। नगर के बीच में बहती हुई झेलम, जगह जगह उसे पार कराने वाले बहुत सारे पुल थे, जिन्हें कदम कहते हैं। छोटे छोटे पुल हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कदम दिखाई दिए। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा कश्मीरी चोगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे कि नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने से इनकी जरूरत प्रमाणित हो गई कि हाँ, यहाँ पर इनकी जरूरत होती है। कांगड़ी की आवश्यकता भी विदित हुई। कांगड़ी जो ऊपर से चोगा पहना जाता है वह कांगड़ी है। सहज कौतूहल के कारण, अपनी जिज्ञासा के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई प्रकार की हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी या उर्दू भाषा बोली जाती है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंची जगह है। यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति यानी लोगों के कहे अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ शिवाजी और शंकराचार्य की मूर्ति है और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं।
पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफी हिस्सा दिखाई देता है, यानी काफी सारे हिस्से को आप देख सकते हैं। श्रीनगर में डल झील, तैरते बाग और उसकी चारों ओर पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी यानी मन को हरने वाले हैं। केरल में जन्मे जगत गुरु शंकराचार्य जी को उत्तर भारत सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था, यानी मुझे बहुत रौब फील हो रहा था कि मेरे केरल के गुरुजी की यहाँ पर मूर्ति है। पहाड़ी से उतरकर सड़क पर आया तो सामने डल झील में शिकारे, यानी जो नाव होती है उन्हें शिकारे कहा जाता है, वो हवा में झोंकों से झूम रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है। शायर इसकी तारीफ करते नहीं आते, यानी नहीं थकते। छायाकार यानी फोटो लेने वाले इसकी रंगीन छवियों यानी रंगीन फोटो को अलग अलग कोणों से अब भी उतारते रहते हैं, यानी चित्र बनाते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा, कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं है, पर पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद के साथ एक जगह मिलते हैं, वो है कश्मीर में। डल झील उसका मुख्य केंद्र है। क्या है मुख्य बिंदु? क्या है? डल झील। जब हम डल झील पहुंचे तब सांझ हो गई, इसीलिए सैर करने वालों की भीड़ छट गई थी, कम हो गए थे। इक्के दुक्के शिकारे लाल गति पर चप्पू मारते भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहे थे। एक शिकारे का मल्लाह यानी एक शिकारे का जो नाविक है, हमें घुमाने के लिए तैयार हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी पहनी थी उसने, वो दुबला पतला था, पतला दूल्हा, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े। वह डांट मारने लगा और चंद मिनट ही बीते होंगे कि साथियों को आवाज देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट से भी खिल उठा था। अपने मित्र से मुझे मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा है। हमें झटपट एक किनारे लगाकर वह बोला, अब मैं न चलूंगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाइए। नए शिकारे का नाम मल्ला यूनिस किशोर था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्ला के गले से सुरीली आवाज आने लगी, यानी वो गाना गाने लगा। ठेठ कश्मीरी लोकगीत यानी देहाती गीत गा रहा था और उसकी वही देहाती कंठ यानी देहाती आवाज। दो चार पंक्तियां ही थी, उन्हीं को बार बार वो दोहरा रहा था। कश्मीरी कश्मीर की मिट्टी में भी प्यार मोहब्बत की खुशबू है। वहां की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर में भर दिए हैं, उसी तरह की प्यार और मिठास के रंग यहाँ के किशोर और किशोरियों ने भी दिल खोलकर प्रदान किए हैं। ये पाठ संकलित है। तो इसी के साथ हमारी भारत की यात्रा यही समाप्त होती है और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।